हेलो दोस्तों, मेरा नाम राधे है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। इस समय मैं कॉलेज में पढ़ रहा हूँ और आपको दुनिया की सबसे कीमती बात बताना चाहता हूँ। जिसके पास ताकत होती है ना, उसके पास सब कुछ होता है। सब ताकतवर की ही इज्जत करते हैं, लेकिन जिसके पास ताकत नहीं होती उसकी कोई इज्जत नहीं करता, उससे कोई बात करना पसंद नहीं करता। और ये मैंने छठी कक्षा में सीख लिया था, जब मेरा झगड़ा एक मोटे लड़के से हुआ था। सब मेरी तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे कि मैं उसे पीट डालूंगा, लेकिन वो मोटा था, मेरे ऊपर बैठ गया और फिर उसने मेरे कई चमाटे लगाई। वो उठ ही नहीं रहा था, मुझे माफी मांगनी पड़ी, तब जाकर वो उठा। उसने मुझे पीटा था, जिसके बाद से सब उसकी इज्जत करने लगे और मुझे सब नीचा दिखाने लगे। मुझे बहुत बुरा लगा और तब मैं समझ गया था, जिसके पास ताकत होती है ना, उसी की सब इज्जत करते हैं। पहले सब मेरी इज्जत किया करते थे, लेकिन जैसे ही उसने मुझे हराया, उसके बाद सब उसकी इज्जत करने लगे। पहले सब उसे मोटा मोटा कहते थे और उसके बाद से उसे मोटा कहना सबने बंद कर दिया। इतना ज्यादा डरते थे सब, और मैं तब समझ चुका था, जिसके पास ताकत होती है उसके पास सब कुछ होता है। और मैं ताकत पाना चाहता था। मुझे लगा बड़ा शरीर ही ताकत होता है, वो मोटा है ना, इसीलिए जीत गया। अगले 6 महीनों तक मैंने ज्यादा खाया था। मैं मोटा होना चाहता था, लेकिन ज्यादा खाने से आपका पेट खराब हो जाता है, दस्त लग जाते हैं। मुझे भी दस्त लग गए थे, 3 किलो वजन कम हो गया। 6 महीने बाद दोबारा लड़ा था मैं उससे। हिम्मत मेरी दुगनी थी, भले ही वजन 3 किलो कम था। और उस दिन उसने फिर से पीटा था, मुझे पीट पीट कर नीचे गिरा दिया। मेरे ऊपर बैठकर जो चमाटे लगाई, सब हंस रहे थे। जो इज्जत मैं कमाना चाहता था वो फिर से लुट चुकी थी, इसीलिए मैं लुटा लुटा सा घर में अकेला बैठा था। तब मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पास ताकत है ही नहीं। मैं रो रहा था। तब मेरे पिता ने मुझे समझाया, तुम रो क्यों रहे हो? मैंने कहा, मोटे ने मुझे पीटा, मैं मोटा हो ही नहीं रहा, ज्यादा खा रहा हूं, मैं मोटा क्यों नहीं हो रहा? मेरे पिता ने कहा, मोटा होने से ताकत नहीं आती, शरीर बलिष्ठ बनाना पड़ता है, कसरत किया करो। मैंने कसरत शुरू कर दी। 6 महीने कसरत की थी मैंने, और उसके बाद उसी मोटे को ललकारा था, क्योंकि मेरा वजन 2-3 किलो बढ़ चुका था। मैंने बड़ी आसानी से उस मोटे को सबक सिखा दिया और तब समझ में आया, ताकत आप अपने शरीर से पैदा कर सकते हैं, थोड़ा धोखा देना पड़ता है। मैंने उसे कहा था मैंने कराटे सीखे हैं। वो घबराया और उसकी घबराहट का मैंने फायदा उठाया, गिरा दिया उसे, उसके ऊपर बैठ गया, फिर उसे पीटने लगा। बस उसने हार मानी और मुझे मेरी इज्जत वापस मिल चुकी थी। और उसके बाद से मैं इज्जत गंवाना नहीं चाहता था। सब मुझे, चाहे मेरी कक्षा के लड़के हों, चाहे 1-2 क्लास आगे के लड़के हों, सब राधे भैया कहा करते थे। और मैं अपने मोहल्ले का ही नहीं, अपने स्कूल का भी गुंडा बन चुका था। डराता था सबको, क्योंकि मेरे आसपास 3-4 चमचे रहते जो सबको डराते कि राधे भैया कत्ल तक कर सकते हैं, बस अगर गुस्सा किया तो। हमेशा मेरे होंठों पर 8वीं कक्षा से ही सिगरेट रहती थी, लेकिन वो वाली सिगरेट नहीं, ठंडी सिगरेट, यानी कि जो कैंडी वाली होती है ना, वो। मेरे दोस्त वो ठंडी सिगरेट लेकर आया करते और मैं होंठों पर लगाकर स्कूल में घुमा करता। प्रिंसिपल ने एक बार देखा था, चमाटे मार मार कर मेरी गाल सुझा दी, जिसके बाद ये बात मेरे पिता तक पहुंची। और मैं अपने पिता को यही समझा रहा था, पिताजी ये चिन्ह है, सिगरेट नहीं, ताकत का चिन्ह होता है ये। जिसके होंठों पर ऐसी सिगरेट लगी होती है उसे सब ताकतवर समझते हैं। फिर मेरे पिता ने कहा था, दिखा ताकत। मैं दिखा नहीं पाया, मेरे पिता ने दिखाई। बहुत पीटा था मुझे और मैंने कान को हाथ लगा लिए, पिताजी सिगरेट को अपनी जबान पर नहीं लगाऊंगा, चाहे ठंडी हो या गर्म वाली, कोई सिगरेट नहीं पीऊंगा। मेरे पिता ने सबक सिखा दिया था, लेकिन गुंडाई मेरे अंदर से गई नहीं थी। 10वीं कक्षा के बाद से तो मैंने दिमाग का इस्तेमाल शुरू कर दिया। मैं कसरत किया करता था, लेकिन फिर भी शरीर थोड़ा पतला था, लेकिन दिमाग से मैं सबको हरा दिया करता था। जो तो मुझे कमजोर लगता
उसे तो सीधे सीधे चमाटे लगाता। जो थोड़ा तगड़ा लगता मैं उसे टाइम देता। आज शाम 6 बजे इस ग्राउंड में मिलना और अकेले आना, साथ में भीड़ मत लेकर आना। भीड़ मैं भी जुटा सकता हूँ। और ऐसे जब कोई मुझे मिलने के लिए वहां पर आता, वहां कुछ आवारा कुत्ते थे, मैं उनके लिए 10 से 15 रोटी लेकर जाता था। बड़े वफादार थे वो, आसपास मुझे घिरे रहते। और फिर सामने वाला जब आप पर वार कर रहा हो, कुत्ते बड़े वफादार होते हैं, सहते नहीं। उसके बाद जब कुत्ते आपको काटने की कोशिश करें, आप क्या करेंगे? सामने वाले से लड़ेंगे या कुत्तों से डरकर भागेंगे? कुत्तों का डर बड़ा होता है। और इस तरह से मैं पकड़कर जो भी मुझसे लड़ रहा होता, चाहे तगड़ा होता या कमजोर, मैं पीटता और कुत्तों को कहता हटो हटो हटो। लेकिन वो वफादार होते हैं। जब तक तो मैं पीटता वो पूंछ हिलाते रहते। जब कोई मेरे चमाट लगाता, कुत्ते काटने को आते, तो सामने वाला कमजोर पड़ जाता। मैं उसी ग्राउंड में लड़ने के लिए बुलाया करता था और हर बार जीतता था, हर बार जीतता था। इसीलिए स्कूल में दहशत बढ़ चुकी थी। राधे भैया मोहल्ले के गुंडे हैं, कोई भी काम हो तो राधे भैया को बताओ। और इस तरह मेरी दहशत परवान चढ़ने लगी। कुछ लड़के थे जो मेरे जूनियर थे, वो कहते थे हम राधे भैया को जानते हैं, अगर हमसे किसी ने लड़ाई मोल ली तो राधे भैया को बता देंगे। और मैं अपने मोटरसाइकिल के करीब बैठा रहता था गली में। जैसे ही कोई मेरे करीब से गुजरता, पाँव को हाथ लगाना अनिवार्य किया गया था। राधे भैया हूं, दहशत बनाए रखनी पड़ती थी। मैं अब कॉलेज में भी पहुंच चुका था और कॉलेज में भी दहशत बनाए रखना चाहता था। लेकिन इस कॉलेज में और भी कई इलाकों से लड़के आए हुए थे, अलग अलग शहरों से आए हुए थे। ये हमारा सबसे बड़ा कॉलेज है। वहां कोई भी मुझे पहचानता नहीं था। हर कोई मुझसे ऐसे बात करता जैसे मेरी इज्जत करता ही ना हो। मैं बाइक पर बैठा होता तो आसपास से कई लोग गुजर जाते, जूनियर सीनियर, लेकिन कोई भी सर नहीं झुकाता था। और मुझे सर झुकाना आता था। कैसे उनका सर झुकाना है। मैंने कॉलेज के एक ऐसे लड़के से पंगा मोल लिया। मुझे लग रहा था सब उसकी बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। नेता का बेटा था, उसे पीटूंगा तो सब मेरी इज्जत करेंगे। उसके पास 20 से 25 लड़के थे और मैंने सीधा सीधा उसको धमकी दी, अबे ओ शाम को 6 बजे पार्क में आ जाना, हिम्मत है तो। और अपने ये शागिर्दों को भी साथ लाना चाहता है तो ले आना, लेकिन मर्द का बच्चा है तो अकेला लड़ना। भीड़ मैं भी इकट्ठी कर सकता हूँ। उसने कहा तेरी ऐसी की तैसी अभी बताता हूँ। मैंने कहा अभी नहीं, कॉलेज में मेरी इज्जत है, मैं इज्जत नीलाम नहीं करना चाहता। शाम के वक्त लड़ेंगे, जो जीता वो ताकतवर। उसने कहा ठीक है। 50 लड़कों को साथ लेकर आया था वो, लेकिन मेरे कुत्ते 12 थे। मुझे लगा था 12 कुत्तों से डर जाएंगी वो, लेकिन लाठी, 20 बॉल बैट, क्रिकेट बैट और विकेट्स कौन लेकर आता है? वो लेकर आए थे। एक के पास तो साइकिल की चेन भी थी। घुमा रहा था और मेरी पीठ की तरफ इशारा करके कह रहा, बाद में यहीं पड़ेंगी। मैंने कहा बात की बाद में देखी जाएगी। मेरे मोहल्ले के मेरे 4 चमचे एक तरफ बैठे हुए, जानते थे वो मैं यहां पर क्या करता हूं। कुत्तों को 20 रोटी खिलाई थी मैंने। मुझे क्या पता था वो लड़का दोपहर के वक्त आएगा। दोपहर को वो कुत्ते सोया करते थे। एक तरफ मेरी पिटाई चल रही थी, दूसरी तरफ वो सोए हुए उठ ही नहीं रहे। मैं पुचकारता रहा, वो उठ ही नहीं रहे थे। इतनी ज्यादा रोटी उन्हें नहीं खिलानी चाहिए थी। नेता के बेटे ने वहां कम पीटा, लेकिन अगले दिन कॉलेज में ज्यादा पीटा। उसे किसी ने बता दिया था कि वहां पर कुत्ते होते हैं और वो सही समय पर आया। मेरी इज्जत नहीं थी कॉलेज में। लड़कियां मुझ पर हंस रही थी। 4 चमचे थे मेरे, लेकिन वो मुझे छोड़ चुके थे, उसके पास जा चुके थे। मुझे वो पुरानी बातें याद आ गईं। अगर आपके पास ताकत है तो सब कुछ है, ताकत नहीं तो कुछ नहीं। मैं ताकत वापस पाना चाहता था। मैं उसके अंदर दहशत पैदा करना चाहता था, और दहशत पैदा करने के कई तरीके होते हैं। सीधे सीधे शारीरिक ताकत दिखाओ या रूहानी ताकत, मानसिक ताकत दिखाओ। जब वो मुझे पीटने वाला था, मैंने कह दिया, रुको, मैं तुझ पर ऐसा काला जादू करूंगा ना बच्चे, ऐसा काला जादू करूंगा
तो कुछ नहीं कर पाएगा। उसने कहा, काला जादू कहां से आ गया? लड़ने की बात हुई थी, आजा लड़। मैंने कहा, नहीं, तेरे साथी ज्यादा हैं, मैं अकेला हूं, तभी हार रहा हूं। उसने कहा, तुझे किसी और ने हाथ कब लगाया? पार्क में मैंने पीटा, यहां मैंने पीटा, अब दोबारा मैं ही पीटूंगा, कोई बीच में नहीं आएगा, लगा हाथ। मैंने उसे हाथ लगाया। उसने 2-3 मुक्के मारे मेरी गाल पर। एक तरफ वाली गाल सूज चुकी थी, लेकिन मैं कर क्या सकता था? नीचे बैठा हुआ मैं हंसने लगा और मिट्टी पर गोला बनाया मैंने। 3 आंखें बनाई। वो कहने लगा, अबे क्या कर रहा है, लड़, हाथ उठा मुझ पर। मैंने कहा, नहीं, ये शैतानी यंत्र बना दिया मैंने, अब नहीं बचेगा तू, बच्चे अब नहीं बचेगा तू। ये तरीका काम कर गया। वो थोड़ा थोड़ा घबराने लगा। सब कह रहे थे ये तो पागल लगता है। फिर मैंने जेब से ठंडी सिगरेट निकाली, होंठ पर लगाई और मुस्कुराते हुए मैं कहने लगा, तू गया बच्चे, तू गया। तुझे क्या लगता है राधे भैया की दहशत क्यों है? वहां मैं कुत्तों को रोटी खिलाता हूं, इसलिए कुत्ते मेरी रक्षा करते हैं? नहीं, शैतानी ताकत को कुत्ते पहचानते हैं जो मेरे साथ चलती है। तू गया, तू गया, अब नहीं बचने वाला। वो घबरा चुका था। उसने मुझे हाथ नहीं लगाया और कुछ इज्जत जो अब भी बची हुई मैंने सबकी नजरों में देखी और मैं मोटरसाइकिल पर बैठ चुका था, ठंडी सिगरेट होंठ पर लगाए। दूर से देखने में यह भी सिगरेट ही लगती है, किसी को क्या पता कि धुआं निकल नहीं रहा। लेकिन पता नहीं मेरे पिता को वहां किसने बता दिया कि मेरा झगड़ा हुआ है। होंठ पर सिगरेट लगाए बाइक पर बैठा था मैं। मेरे पिता पीछे से आ गए, बालों को पकड़ा, घसीटते हुए घर की तरफ ले जा रहे। मैं कह रहा था, पापा कॉलेज में इज्जत है। पापा ने होंठों पर चमाट लगाई ताकि मैं बोल ना पाऊं। मैंने कहा, पापा शब्दों को दबाने की कोशिश मत करो। पापा ने कहा, दबाऊंगा तो बहुत कुछ, तू चल घर चल, देख क्या क्या दबाता हूं मैं। मेरे पिता ने घर मुझे बहुत पीटा और मैंने हाथ जोड़कर कहा, पापा ठंडी सिगरेट पोलो पोलो की तरह खा रहा था। अरे दोस्त मजाक कर रहे थे, रील बना रहे थे हम, रील, असली सिगरेट नहीं है पापा, समझने की कोशिश करो। फिर मेरे पिता को लगा कि ये एक मजाक था, उन्होंने सीरियस ले लिया। लेकिन पिता चाहे चमाट लगाएं चाहे गोली चला दें, पिता तो पिता होते हैं, क्या कर सकते हैं। अगले दिन कॉलेज में सब हंस रहे थे कि तुम्हारे पापा ने कैसे पीटा। मैंने उन्हें कहा, पता है मेरे पापा ने क्यों पीटा था? सुनना चाहते हो? उस समय वो नेता का बेटा वहां पर नहीं था। बाकियों को मैं इंप्रेस करना चाहता था। सबको मैंने यही बताया। मेरे पापा ने इसलिए पीटा क्योंकि गली में एक सब्जी वाले को 5 लड़कों ने पीटा था। बेचारे ने सब्जी रखी हुई गिर गई, उसकी बाइक के नीचे आ गई। उसने कहा, बाइक गंदी कर दी। पीटने लगे थे, 5 लड़के थे वो। मैंने 4 को पीटा, एक भाग गया था, मुझे नहीं पता कहां भागा। इसलिए मेरे पिता पीटने आए थे कि मोहल्ले में गुंडाई खत्म हो गई, एक बचकर कैसे भाग गया। इसीलिए घर में मेरे पिता मुझे मारते हैं। तुम्हें क्या पता? अरे चमाट नहीं मारते, गर्दन पर चाकू रख देते हैं, कभी कभी तो छाती पर लोहे की रॉड से वार करते हैं, पीठ पर मारते हैं ताकि मैं सख्त बनूं। दर्द नहीं होता मुझे। फिर सबने पूछा कि तूने श्राप दिया था, काला जादू करने वाला था, उसका क्या हुआ? मैं उन्हें कहने लगा, हाँ काला जादू असर होगा असर उस पर। आज आया नहीं ना, बीमार कर दिया मैंने। ये शब्द बोले थे मैंने, सामने वाले गेट से वो आ रहा, मेरी तरफ देखकर भागा भागा आया और कहने लगा, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, तेरी ऐसी की तैसी, रविवार तक देख तेरा मैं क्या बनाता हूं। उसके अंदर मैं दोबारा दहशत पैदा करना चाहता था। नेता के घर के पीछे वाली दीवार फांद कर मैं अंदर गया था। डराने का तरीका मुझे भी आता था। उसके बेडरूम के अंदर मैंने लाल रंग के छींटे डाल दिए, गोल गोल, देखने में लगेगा खून के छींटे। घर के बाहर कई सारे सूखे हुए नींबू बिखेर दिए। उसके बेडरूम के अंदर नारियल लाल कपड़े से लपेट कर फेंक दिया। अगले दिन वो दहशत में मेरे पास आकर कहने लगा, देख तू जो भी कर रहा है, लड़ाई कर सीधे सीधे, ये सब करने की जरूरत नहीं है। सच में मेरे घर में कुछ परेशानी हो रही है। मैंने कहा, सिर्फ परेशानी हो रही है, आगे आगे देख,
खून के छींटे आए होंगे अभी अभी, खून के छींटे। आगे सीधा खून बहेगा, खून। वो घबरा चुका था। जिसके बाद अगले दिन की मैंने और तैयारी की थी, लेकिन उसने जो रात के चौकीदार थे वो बढ़ा दिए थे। मैंने दीवार फांदी, उन्होंने पकड़ लिया। मेरी पिटाई वहां पर भी हुई, गेट पर भी हुई, और नेता मुझे कह रहा था, देख बच्चों वाली लड़ाई करो ना, ये घर में घुसकर ये करने की क्या जरूरत थी, छोड़ो इसे, बच्चा है, क्या आपस में लगे रहते हो। उस नेता ने अपने बेटे की पिटाई की, और उसके बाद उस नेता ने साफ साफ कहा था, बात घर तक नहीं पहुंचनी चाहिए। तो अगले दिन उस नेता के बेटे ने मेरी पिटाई की। वो मुझ पर हंस भी रहा था, मुझे पीट भी रहा था, और उस दिन जितनी ताकत थी सारी चली गई, जितनी इज्जत थी सारी चली गई। मैं उदास था, मैं रो रहा था, ताकत वापस चाहता था। अब तो किसी को बेवकूफ भी नहीं बना सकता था। शरीर को तगड़ा करता तो करता कैसे? वो कई लड़के थे, मुझे बदला चाहिए था। कॉलेज से जब बाहर निकला था, उदासी मुझे जंगल की तरफ ले गई। इस तरफ कोई नहीं जाता था, क्योंकि 2 कब्रिस्तान हैं इस तरफ। बढ़ते बढ़ते जंगली इलाके में काफी दूर निकल गया, और एक ऐसी जगह बैठा मैं जो सुदूर थी। मुझे लगा था यहां कौन आएगा। मैं रोना चाहता था। मर्द को भी दर्द होता है, मर्द भी रोता है, लेकिन मुझे कोई देख ना ले, मैं ये चाहता था। पत्थर पर बैठा मैं रोया था। लेकिन तभी मेरी आवाज किसी ने सुन ली। पास से कोई कहने लगा, इतना बड़ा हो गया है, बच्चों की तरह रोता है। मैंने अपना रोना संभाला। कौन है, कौन है? रो नहीं रहा, मैं रो नहीं रहा। मैंने दाएं बाएं आगे पीछे हर तरफ देखा, वहां कोई मौजूद नहीं था। वक्त शाम का था, इसीलिए ज्यादा दूर तक मैं देख भी नहीं पा रहा। अरे यार, जंगल में कहां आ गया मैं? कोई नजर क्यों नहीं आ रहा? थोड़ा सा डर रहा था, लेकिन ताकत उसी के पास आती है जो काबिल होता है। काबिलियत छोड़ नहीं सकता था मैं। सीना तान कर मैंने कहा, जो भी है सामने आ, तू नहीं जानता राधे भैया हूं मैं। तब जो भी था वो उसने कहा, मैं सामने नहीं आ सकता, तो अगर मुझे देखना चाहता है तो आ, इस गुफा के मुहाने पर आ। मैं पीछे एक कोने की तरफ देख रहा, क्योंकि आवाज उसी तरफ से आ रही थी। धीरे धीरे चलकर मैं आगे की तरफ गया। वहां ढेर सारी चट्टानें पड़ी थी, और नीचे की तरफ एक गुफा का मुहाना। अब इसे गुफा कहें या छोटा सा छेद, आवाज उसके अंदर से आ रही थी। उसके अंदर ना तो घुसा जा सकता था, ना निकला जा सकता था, लेकिन जो अंदर है वो अंदर पहुंचा कैसे? फिर जैसे ही मैंने निडर होकर आवाज लगाई, कौन है बे, सामने आ, डर गया। 2 आंखें चमकी थी लाल रंग की, उस छेद से बाहर ताकने लगी, और ये इंसानी आंखें नहीं थी। मेरी टांगें कांप रही थी, लेकिन मैं राधे भैया हूं। ऐसे छुटमुट भूतों से डर जाऊंगा तो गुंडाई कैसे पैदा कर पाऊंगा? वहां खड़े खड़े मैंने कहा, कौन है तू? आंखों पर चश्मा लगाया है लाल रंग का। उसने कहा, आंखों पर चश्मा नहीं लगाया मैंने, तूने अपनी आंखों पर पर्दा चढ़ाया है। समझ तू भी पा रहा है मैं क्या चीज हूं? मान नहीं रहा, लेकिन चलो इतना मानना पड़ेगा, हिम्मत वाला है। तुझसे पहले तो जो भी आया डर कर भाग गया। मैंने कहा, मैं डरने वाला नहीं, पहचान बताओ अपनी। उसने कहा, मैं जिन्न हूं, और कोई साधारण नहीं, जहरीला जिन्न हूं। ये शब्द सुनते ही एक बार तो मैं घबरा गया था, लेकिन फिर मैंने पूछा, जिन्न जुन्न नहीं हो तुम, कुछ और हो? उसने कहा, मैं सच बोलता हूं, अगर नहीं यकीन तो देख लो, मेरे आसपास सोने के भंडार लगे हैं, झांको, रोशनी करता हूं मैं। इस गुफा में क्या है तुम खुद देखोगे। मैंने कहा, नहीं, मैं देखना नहीं चाहता, मुझे क्या सोने के भंडार हो या कुछ भी हो। तब वो बहुत हैरान हुआ। बड़ी हैरानी की बात है, तुम सोना नहीं चाहते? मैंने कहा, नहीं, मुझे सोना नहीं चाहिए। उसने कहा, तो तुम क्यों रो रहे थे? मुझे लगा तुम्हें पैसों की जरूरत है, धन की जरूरत है, लेकिन तुम्हें शायद किसी और चीज की जरूरत है। मैं फिर से आंखें नम करके मना कर रहा था, लेकिन कहीं से वो समझ गया।
लगता है कोई और कष्ट है तुम्हें। बताओ मुझे, मैं तुम्हारा कष्ट दूर कर सकता हूं। मैं उस पर यकीन कर ही नहीं पा रहा, लेकिन फिर मुझे लगा अगर सच में वो जिन हुआ तो। अरे मैंने कुत्तों से कई लोगों को कटवाया है, डराया है, लेकिन अगर मेरे पास कोई जिन आ जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। तो पहले पता करता हूं कि ये जिन है या नहीं। फिर मैंने घबराते घबराते कहा, पहले साबित करो तुम जहरीले जिन हो। और जिन भी जहरीले होते हैं, सांप जहरीले होते हैं। उसने कहा, पता चल जाएगा, लेकिन मुझे साबित करना होगा कि मैं एक जिन हूं या नहीं। तो रोशनी करो, इस गुफा में देखो, यहीं खड़ा हूं मैं, लेकिन मेरी मजबूरी है, इस गुफा से मैं बाहर नहीं आ सकता। मैंने जैसे ही रोशनी की उस गुफा के अंदर, छोटा सा तो छेद था, अंदर मुझे नीले रंग का जिन नजर आया। सर पर उसके हल्की हल्की रोशनी निकल रही, आंखें उसकी लाल थीं, भूत की तरह लग रहा। और मैं समझ गया ये इंसान तो हो ही नहीं सकता, जिन है ये, जैसा कि उसने कहा, जहरीला जिन। फिर मुझे लगा मैंने जो प्लान बनाया है कोई जीनियस ही बना सकता है। बात करता हूं। मैंने कहा, देखो इतना तो मैं मान गया कि तुम जिन हो। अगर तुम जिन हो तो तुम ताकतवर भी होगे। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मैं तुम्हें 5 रोटी ला दिया करूंगा। उसने कहा, हड्डी भी ला दिया करना। कुत्ता समझाया मुझे, रोटी लेकर आएगा, हड्डी लेकर आएगा तो मैं पालतू की तरह पूंछ हिलाऊंगा। जो तू चाहता है मैं समझ पा रहा हूं, लेकिन अच्छे से बता दे ताकि मैं भी अपनी मांग रख पाऊं। देखो मैं राधे हूं, सब मुझे राधे भैया कहते हैं। मेरी दहशत थी मेरे इलाके में, कॉलेज में तो दहशत ही दूर चली गई। कुछ नहीं कर सकता मैं। एक लड़का है नेता का बेटा, उसके कई चमचे हैं। अब मेरे पास 4 लड़के, उसके पास 20-25। सीधे सीधे भी लड़ेंगे तो हम पिटेंगे, और एक एक मैं उससे लड़ नहीं पा रहा, वो तगड़ा है थोड़ा। अब मुझे चाहिए कोई ताकत, ऐसी ताकत जिससे मैं दोबारा दहशत बना पाऊं। क्योंकि तुम जिन हो, तुम मेरी मदद कर सकते हो। मैंने उसे काले जादू से डराने की कोशिश की, लेकिन मुझे आता नहीं था, वो अलग बात है। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं सब कुछ पा सकता हूं। तब वो हंसने लगा। मांग बड़ी है और 5 रोटी में पाना चाहते हो। मैं कोई कुत्ता नहीं हूं। जो तुम चाहते हो उसके लिए मुझे आजाद करवाना होगा। मैं फिर सोचने लगा, आजाद आजाद कैसे करना है? मैं अभी छैनी हथौड़ा लेकर आता हूं, पत्थर के बीच ना छेद बड़ा कर दूंगा, तुम निकल पाओगे। उसने कहा, मैं जिन हूं, छेद बड़ा तो मैं भी कर सकता हूं, लेकिन मैं कैद हूं यहां। एक मंत्र ने मुझे बांध रखा है और उस मंत्र को काटना होगा। ये छैनी हथौड़े से नहीं होगा। अगर तुम मुझे यहां से आजाद करवाओगे तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मैं एक जिन हूं और क्या कर सकता हूं तुम जानते ही होगे। मैंने कहा, हाँ हाँ, जिन, अलादीन का जिन क्या नहीं कर सकता था। बिल्कुल वैसे होगा ना, तुम मेरा साथ दोगे? उसने कहा, हाँ, जिन का वादा। जिन हूं, साथ दूंगा। जो तुम कहोगे वो मैं करूंगा। नेता को उठाना है, उसके बेटे को उठाना है, मंत्री को उठाना है, प्रधानमंत्री को उठाना है। बताओ क्या चाहिए? एक जिन हूं, कुछ भी कर सकता हूं। मुझे बड़े बड़े सपने दिखने लगे थे। मैं सबसे ताकतवर बनूंगा, ऐसा ताकतवर जिससे मंत्री भी डरेंगे। फिर तो मैं कुछ भी करवा सकता हूं। जिस लड़की को चाहता हूं वो मुझ पर मरेगी, मैं धनवान हो जाऊंगा, सब कुछ होगा। फिर मैंने उसे कहा, बताओ मंत्र को कैसे काटना है, मैं कैंची लेकर आता हूं। उसने कहा, तुम्हारी ऐसी की तैसी। तुम्हारा दिमाग छोटा है या गोबर भरा है दिमाग में, समझ में नहीं आ रहा। मंत्र को काटना यानी कि तुम्हें भी तंत्र मंत्र काले जादू की ताकत लगेगी। ऐसा दिमाग तुम्हारे पास नहीं है। किसी जानकार को यहां पर लेकर आना होगा। मैंने कहा, जानकार यानी कि कोई तांत्रिक? उसने कहा, हाँ, अब समझदारी से बात कर रहे हो। किसी तांत्रिक को ढूंढना होगा जो एक जिन्न को आजाद करवाए, लेकिन तांत्रिक भी ऐसा होना चाहिए जो कम समझदार हो। मेरी बात समझ रहे हो ना? एक जिन्न को आजाद करवाने से हर कोई डरता है।
मैंने कहा ठीक है, समझ गया। अब किस तरह का तांत्रिक तुम्हें चाहिए मैं समझ गया। फिर मेरे मन में थोड़ी थोड़ी लालच भी जागृत हो रही थी। मैंने उसे कहा, तो वो सोने की बात भी कर रहे थे, ज़रा मुझे देखना है। उसने कहा, देखो, आओ, देखना चाहते हो। मैंने उस छेद से अंदर देखना चाहा। अंदर कुछ नहीं था, और वो जिन्न कमीना। मैं एक आंख से देख रहा था, उसने उंगली आंख में मार दी। मैं उस आंख से सही से देख ही नहीं पा रहा और आई आई करता हुआ इधर उधर घूमने लगा। कुछ समय बाद मेरी आंख थोड़ी ठीक हुई और उसके हंसने की आवाज़ उस गुफा के अंदर से आ रही थी। 2-3 गालियां निकाली मैंने और फिर कहा, झूठा है तू, झूठा। उसने कहा, मैं थोड़ा मजाक करता हूँ। मजाक करना बुरा है क्या? ऐसे तुम्हें पता है मैंने कितनों को फंसाया है। हर किसी को मैं यही कहता हूँ, देखो सोना है, सोने के सिक्के हैं, ये है वो है। जिसको जो पसंद है मैं वो कहता हूँ इसके अंदर है, और जैसे ही वो देखता है उंगली मार देता हूँ आंख में। बड़ा मजा आता है। उसके बाद मुझे थोड़ा बुरा लगा था, लेकिन जिस इंसान से आपको काम हो उसकी बुरी आदतों को भी नकारना पड़ता है। कोई बात नहीं, सह लेंगे। लेकिन मैंने उससे वादा मांगा, बाहर निकलकर मुझे चोट तो नहीं पहुंचाओगे? उसने कहा, जिन्न का वादा। फिर मैं वहां से निकला और अब मुझे एक तांत्रिक चाहिए था, और तांत्रिक भी ऐसा जो जिन्न को आजाद करवाए। ज्यादा सोचे ना। अगले दिन मैं कॉलेज में नहीं गया। ढूंढने लगा मैं एक ऐसे तांत्रिक को जो मेरे काम का हो। 4 चमचे थे मेरे। चारों को कहा मैंने, किसी तांत्रिक को जानते हो? तब 2 ने तो मुझे बुरा भला बोला कि राधे भैया देखो, जादू टोने से कुछ नहीं होगा। मैंने कहा, जादू टोने की बात नहीं है, एक जरूरी काम है, मैं बता नहीं सकता। उनमें से एक ने मुझे एक तांत्रिक के बारे में बताया। वो तांत्रिक झाड़ फूक करता है, भूत प्रेत का निवारण करता है, जिन्न जिन्नात को दूर करता है। और मैंने कहा, बस ऐसा ही तो चाहिए। जैसे ही मैं उस तांत्रिक के डेरे पर पहुंचा, भीड़ बहुत थी, कम से कम 150 लोग होंगे। वहां लोगों की वो मदद किया करता था। बैठ गया मैं पीछे। तब मुझे पता लगा कुछ लोगों के घरों में भूत प्रेत का चक्कर होता ही नहीं, परेशानियां तो कुछ अलग होती हैं। बात का बेवजह बतंगड़ बना होता है। वहां एक आदमी था और उसकी पत्नी उसके साथ थी। वो आदमी कह रहा था, तांत्रिक बाबा, मेरे घर में भूत है। तांत्रिक बाबा ने पूछा, भूत है? क्या होता है घर में? वो आदमी कहने लगा, जब मैं रात को सोया होता हूं ना, मेरे चमाटे मारता है जोर जोर से, बहुत जोर से। तब उसकी बीवी पास में हंस रही थी, नजरें झुका रही थी। तांत्रिक बाबा भी समझ चुके थे, बाकी के लोग भी समझ चुके थे। वो आदमी नहीं समझा था और तांत्रिक बाबा ने कहा, ये लो, ये पोटली, जब भी तुम सो तो अपने पास रख लेना, और हाँ, अपनी बीवी से 4 फुट की दूरी पर सोना, और उसके बाद देखना वो भूत हमला करता है या नहीं। वो आदमी बड़ी खुशी खुशी हाथ जोड़कर गया था। समाधान मिल गया था उसे। ऐसे कई लोग वहां पर आए हुए। 6 घंटे का इंतजार करने के बाद मुझे भी तांत्रिक बाबा से मिलने का मौका मिला था। सामने बैठ गया मैं। मुझे लग रहा था ये तांत्रिक बाबा थोड़े मंद बुद्धि लगते हैं, इन्हें घुमाकर बात बताऊंगा। मैंने कहा, तांत्रिक बाबा, मुसीबत बड़ी अजीब है। अब मैं किसी को चोट भी पहुंचाना नहीं चाहता। ठीक है, एक जिन्न है, कैद है कहीं पर। अब अच्छा जिन्न है, मैं उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता, मैं भला करना चाहता हूं, उसे आजाद करवाना चाहता हूं। तब तांत्रिक बाबा ने मेरे चेहरे की तरफ देखा और फिर दाईं तरफ रखे चिमटे को देखा और कहने लगे, बेटे वो चिमटा पकड़ाना। फिर तांत्रिक बाबा में पता नहीं कौन सा भूत आ गया। जोर जोर से मेरे चिमटा मार रहे थे और तथास्तु तथास्तु किए जा रहे। मार मार कर मेरी पीठ छील दी। मैं तो वहां से भागा। जिन आजाद हो या ना हो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी आत्मा इस शरीर से आजाद जरूर हो जाती अगर मैं वहां पर रुका रहता। उस डेरे से भागा मैं, और अब मुझे कोई ऐसा तांत्रिक चाहिए था जो इन बातों को सही से समझ ना पाए। मैं बस उस जिन्न को आजाद करवाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं वो मेरे साथ रहे, मेरी मदद करे, और इसके लिए मुझे कोई ऐसा तांत्रिक चाहिए होगा जिसे जानकारी थोड़ी कम हो, लेकिन इतनी जरूर हो कि काम पूरा कर सके।
मुझे कोई नया तांत्रिक चाहिए होगा। फिर मैंने तलाश जारी रखी और तीसरे दिन एक ऐसे तांत्रिक की जानकारी मिल गई जो एक बड़े तांत्रिक का शागिर्द है। उसे सब छोटा तांत्रिक कहते हैं क्योंकि वो स्कूल भी जाता है, इसी के साथ तंत्र विद्याएं भी सीख रहा है। उम्र उसकी 35 साल है, लेकिन पहले पढ़ा नहीं, अब कई मंत्र पढ़ने पड़ते हैं तो इसीलिए उसने स्कूल में जाकर पढ़ाई लिखाई शुरू की है। छोटा तांत्रिक पेड़ के नीचे जंगल में बैठा, डरता डरता मैं वहां पर गया था क्योंकि तांत्रिक बड़े डरावने होते हैं। मैं जैसे ही उस तांत्रिक के पास पहुंचा, उसने मुझे देखते ही कहा, बच्चा आजा, परेशानी बड़ी है तेरी, मैं देख पा रहा हूं। मैंने हाथ जोड़े, पैरों को हाथ लगाया और फिर कहा, बाबा मदद करो, मेरी परेशानी बड़ी है, आपको तो पता ही होगा। बाबा कहने लगे, हाँ पता है, समाधान भी मिल ही जाएगा, मिल जाएगा समाधान। मैंने कहा, बाबा समाधान कर दो, फिर कर दो समाधान। बाबा ने कहा, बस हो जाएगा समाधान, बस हो ही जाएगा, तुम बताओ तो सही। मैंने कहा, बाबा जो आपको नजर आ रहा है वो सच है, आपके दिव्य दृष्टि है, मुझे क्या पता, आपको ज्यादा पता है, आप तो अंदर तक सब कुछ देख सकते हैं। तब वो तांत्रिक बाबा कहने लगे, हाँ लेकिन कभी कभी जानना पड़ता है, मैं बताऊं पूरी बात, लेकिन कुछ राज भी होंगे तो अपनी जबान से बता दो तो ज्यादा अच्छा होगा। मैंने कहा, बाबा आप अंतर्यामी हैं, बाबा खुद ही बूझ लो। बाबा ने पीछे पड़ा चिमटा उठाया और मैं खुद ब खुद बताने लगा, बाबा जिन है बाबा, एक गुफा में कैद है, उसे आज़ाद करना है, और उसे आज़ाद इसलिए करना है क्योंकि वो मेरी थोड़ी मदद करेगा। तब वो तांत्रिक बाबा कहने लगे, अच्छा जिन्न का चक्कर है, तो जिन्न ही नजर आ रहा था मुझे, मैं भी कहूँ आंखों के सामने कुछ नजर आ रहा था, जिन्न, लेकिन तुम तो बता ही नहीं रहे थे। समझ गया मैं, तो जिन्न परेशान नहीं कर रहा, बल्कि जिन्न की मदद चाहिए। मैंने कहा, हाँ बाबा, कैद है गुफा में, आज़ाद करना है और मंत्र से उसे बांधा गया है, आज़ाद करेंगे उसके बाद वो मेरी मदद करेगा, मुझे ताकत देगा। फिर वो तांत्रिक बाबा कहने लगे, ठीक है, लेकिन एक शर्त है। मैंने कहा, तांत्रिक बाबा जो कहेंगे। तांत्रिक बाबा ने कहा, पहले उसे जाकर कह देना कि मैं आज़ाद तो कर दूं, मुझे बाद में मार ना डाले। मैंने कहा, तांत्रिक बाबा वो नाम से जहरीला जिन है, वैसे नुकसान नहीं पहुंचाता। फिर मैं उस छोटे तांत्रिक को उस जगह लेकर गया। वक्त रात के 10 बजे का था। तांत्रिक बाबा ने कहा था, मैं जो करता हूं रात को करता हूं, दिन के वक्त ये ताकतें आपके सामने नहीं आती, रात को आती हैं। जैसे ही हम गुफा के पास पहुंचे, वो जिन्न बोला, तांत्रिक बाबा डरने लगे, कहाँ है, नजर नहीं आ रहा, गुफा कहाँ है? मैंने कहा, तांत्रिक बाबा डर क्यों रहे हैं? आपका चेहरा ऐसे डर के मारे हिल क्यों रहा है? मेरी धड़कन खुद ब खुद तेज हुए जा रही है। तांत्रिक बाबा कहने लगे, मैं डर नहीं रहा, काली शक्तियां हावी हो रही हैं, मैं उन शक्तियों से लड़ रहा हूं तो जो मेरी शक्ति है उस तरफ लग रही है, इसीलिए जबान थरथरा रही है ताकत से। फिर मैं तांत्रिक बाबा को उस छेद के पास लेकर गया। फिर उस जिन को आवाज लगाई, ओ जिन, नजर आ, तुझे आजाद करने के लिए तांत्रिक बाबा को लेकर आया हूं। जिन उस छेद से लाल आंखें चमकाने लगा। तांत्रिक बाबा डर के मारे कांप रहे थे। मैंने कहा, तांत्रिक बाबा आप क्यों डर रहे हैं? आपको डरता हुआ देख मेरी हालत पतली हो रही है। मैं तो आप पर भरोसा करके यहां पर लेकर आया था कि मुझे कुछ हुआ आप संभाल लेंगे, लेकिन आपकी हालत जैसी है देखकर मुझे लग रहा है आपका जो होगा वही मेरा होगा। फिर तांत्रिक बाबा ने उस जिन्न से कुछ सवाल किए। तांत्रिक बाबा को जानकारी तो थी, क्योंकि वो छोटे तांत्रिक थे तो कुछ बातें भूल जाया करती थी, तो सामने वाला कुछ याद करवाए तो उन्हें याद आने लगता था। उस जिन्न से कुछ बातें की उन्होंने, उस जिन्न ने भरोसा जीत लिया था। फिर तांत्रिक बाबा कहने लगे, ठीक है, तुम मुझे मारोगे नहीं, नुकसान नहीं पहुंचाओगे, तो आज़ाद होने के बाद तुम इसके गुलाम बनोगे, दोस्त बनोगे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी फीस 5000 की है, वो मुझे जब काम हो जाए तो मिलने चाहिए, ठीक है ना? मैंने कहा, अरे तांत्रिक बाबा उससे क्यों बात कर रहे हो, वो मैं दूंगा आपको मैं।
हमारे बीच डील हो चुकी थी। फिर तांत्रिक बाबा ने उस जिन्न से बात की, बताओ कौन सा मंत्र है और उस मंत्र को कैसे तोड़ना है। उस जिन्न ने तांत्रिक बाबा को बताया, 5 काम करने होंगे और आपको वो काम के बारे में तो पता ही होगा। पहली है नोच सिद्धि। यहां से मैं आपको एक हड्डी दूंगा, उस हड्डी के साथ आपको नोच सिद्धि करनी होगी। तब उस छोटे तांत्रिक को थोड़े समय के लिए याद करना पड़ा और फिर उसने कहा, हाँ हाँ नोच सिद्धि, ठीक है ठीक है, याद आ गया मुझे, 2 हड्डी। उसके बाद उस जिन्न ने उस गुफा के छोटे से छेद से एक हड्डी दी। तांत्रिक बाबा ने कपड़े से लपेट ली और फिर मेरी तरफ देखते हुए कहने लगे, यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पर जाकर नोच सिद्धि करनी होगी। जहाँ भी किसी जगह को मंत्र से बांधा होता है तो 7 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। वहाँ से जुड़ी हुई कोई भी ऐसी चीज़ जो कब से वहीं पर हो, उसे नोच सिद्धि के जरिए आज़ाद करना पड़ता है। ये पहला काम। उसके बाद के 4 कामों की बात बाद में करेंगे। लेकिन लालच आ गई लगता है। तांत्रिक बाबा उस जिन्न से पूछ रहे, जिन्न जहां पर भी कैद होते हैं वहां ऐसी शक्तिशाली चीजें भी होती हैं क्या? तुम्हारे पास भी इस गुफा में कोई शक्तिशाली चीजें हैं? उस जिन्न ने कहा, हाँ, अंदर पत्थर पड़े हैं जो हवा में उड़ते हैं। अंदर ऐसी लाठी पड़ी है जिसे एक डायन की लाठी कहा जाता है। देखो देखो आओ। मैंने कहा, तांत्रिक बाबा रुको रुको, मेरी बात सुनो, अंदर मत देखो। तांत्रिक बाबा कहने लगे, चुप चुप बच्चा चुप। जब बड़े बात कर रहे हों तो छोटों के बीच में नहीं बोलना चाहिए। दिखा जिन्न दिखा, ताकतवर चीजें दिखा। जैसे ही तांत्रिक बाबा ने एक आंख लगाकर छेद के अंदर देखना चाहा, उसने आंख में उंगली मार दी। कुछ समय तक तांत्रिक बाबा चीखें मारते रहे थे और उसके बाद गालियां निकालते हुए कहने लगे, कैसा है जिन्न? उसने कहा, मैं मजाक बहुत करता हूं, कभी कभी तो हंसने का मौका मिलता है। सोचा आप फंसे ही चुके हैं तो दिखा ही दूं, थोड़ी उंगली मार के मजे ही ले लूं। गाली गलौच हुआ था दोनों के बीच, लेकिन काम भी पूरा करना था। छोटा तांत्रिक था वो, लेकिन प्रोफेशनल था। 7 किलोमीटर दूर जाकर हम दोनों ने वो नोच सिद्धि की थी। नोच सिद्धि से वो जो हड्डी थी अपने आप राख में बदल गई, यानी कि कार्य पूरा हुआ। फिर अगले दिन सुबह के वक्त हम वहां पर वापस आए थे। वहां आकर फिर से उस जिन्न से पूछा, दूसरा काम क्या है? दूसरा काम बताया उसने, एक पीपल का पेड़ ढूंढना है। उस पीपल के पेड़ की 7 पत्तियां लेनी है और वो 7 पत्तियां 7 अलग अलग दिशाओं की तरफ होनी चाहिए। उसके बाद उन 7 पत्तियों को इस छेद के जरिए अंदर फेंकना है और जब उस जिन्न के खून की कुछ बूंदें उन पत्तियों पर गिर जाएं, तब ये दूसरा कार्य पूर्ण होगा। जैसे ही हम वो पीपल की पत्तियां लेकर आए, उसके बाद जिन्न कोशिश करता रहा। फिर उसने कहा, खून नहीं निकल रहा। तांत्रिक बाबा कहने लगे, निकालो फिर, अब जिन्न का खून तो चाहिए होगा। तुम्हें आजाद करना है तो तुमसे जुड़ी चीज, तुम्हारे अंदर खून होगा, जिन्न हो तुम। उसने कहा, खून नहीं निकल रहा तो क्या करूं? तांत्रिक बाबा कहने लगे, तो जबान से पत्तियों को चाट ले, उससे भी काम चल जाएगा। उसने जबान से पत्तियों को चाटा और बाहर की तरफ फेंक दिया। फिर तांत्रिक बाबा ने कहा, पत्तियों को उठा राधे। पत्तियां गीली गीली थी। मैंने कहा, बाबा आप ही उठा लो, देखो मुझे डर लगता है, जिन्न की चाटी गई पत्तियां जहरीली ना हो, क्योंकि वो एक जहरीला जिन्न है। तांत्रिक बाबा ने फिर उन पत्तियों के साथ कुछ किया, वो पत्तियों की राख बन गई। और फिर उस जिन्न ने कहा, अब तीसरा काम करना होगा। एक झाड़ के ऊपर चढ़कर इन मंत्रों को बोलना होगा और मिट्टी यहां से लेकर जानी होगी। मैं उस मिट्टी को लेकर आया था। तांत्रिक बाबा 7 किलोमीटर दूर एक पेड़ को ढूंढ चुके थे, लेकिन पेड़ काफी ऊंचा। तांत्रिक बाबा ने कहा, तुम्हें चढ़ना होगा, मंत्र मैं बताता हूं। पेड़ इतना ऊंचा था, मैं घबरा गया और मैंने कहा, तांत्रिक बाबा 6000 दूंगा, 1000 ज्यादा। मुझे उम्मीद नहीं थी तांत्रिक बाबा झाड़ पर चढ़ जाएंगे। वो चढ़े और बिल्कुल ऊपर छोटी टहनी पर बैठकर मंत्र बोल रहे। 2-3 बार चमगादड़ आकर पीठ पर चिपके थे, लेकिन तांत्रिक बाबा
एक बात तो माननी पड़ेगी, हिम्मत वाले थे। मंत्र पूरे पढ़े उन्होंने, लेकिन फिर मैं सोचने पर मजबूर, तांत्रिक बाबा ये कैसे मंत्र, गालियां। फिर मैंने ध्यान दिया वो चमगादड़ों को गालियां दे रहे थे, और वो चमगादड़ भी भारी संख्या में पीठ पर जब चिपक चुके थे। तांत्रिक बाबा झाड़ से नीचे गिरे थे, लेकिन हमने काम पूरा किया। चौथा काम भी काफी ज्यादा मुश्किल था। तालाब के अंदर की मिट्टी निकालकर उस छेद के अंदर फेंकनी थी। वो काम भी कर दिया। 5वें दिन का काम था कब्रिस्तान में एक कब्र के ऊपर वाली मिट्टी को लेकर आना है और उस छेद के इर्द गिर्द लगा देना है। उससे छेद पर बना हुआ वो मंत्र कट जाएगा और जिन्न आजाद हो सकता है। लेकिन तांत्रिक बाबा ने मेरे हाथ में वो मिट्टी को रखते हुए कहा था, ये आखिरी काम है, इसके बाद मंत्र कट जाएगा। मुझे इस जिन्न पर भरोसा नहीं है, इसीलिए यह काम तुम्हें करना होगा। दो मेरे 6000, मैं यहां से जाने वाला हूं। इसके बाद तुम और तुम्हारा जिन्न जाने। मुझे वैसे भी पैसे ही मिलने वाले थे, तो मैं और खतरा नहीं उठा सकता। तांत्रिक बाबा ने 6000 रुपए लिए और फिर तांत्रिक बाबा वहां से चले गए। मैं मिट्टी को हाथ में पकड़े हुए उस छेद के करीब बैठा और वो जिन्न हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था। मैंने उस जिन्न को कहा, बाहर निकलकर मुझे मार तो नहीं डालोगे ना? देखो, जिन्नों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उसने कहा, करना होगा, छोटा सा तो काम रह गया है। मैं आजाद हो जाऊंगा और आजाद होने के बाद मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं घबराया हुआ था, क्योंकि ये वो आखिरी काम था जिसके बाद वो बाहर आता और वो कुछ भी कर सकता था। मुझे पक्का करना था कि मुझे कोई नुकसान तो नहीं होगा। मैंने उससे कई बार वादे लिए। वो कहने लगा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं कुछ समय तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। 6 महीने मैं तुम्हारे आसपास रहूंगा और जो तुम्हें छूने की कोशिश करेगा मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इसके बाद मेरा भरोसा उसने जीत लिया था। मैंने छेद के इर्द गिर्द लगा दी मिट्टी और फिर वो बीच से निकलने लगा। मैं हैरान था, वो जिन्न बिल्कुल रबर की तरह बीच से निकल रहा और हंस रहा। हंसते हंसते वो बाहर आ चुका था, आजाद हो चुका था वो जिन्न। और फिर उसने मेरी तरफ देखा और कहा, बच्चे, तूने मुझे आजाद किया, मंत्र ने मुझे बांध दिया था, लेकिन तू हिम्मत वाला है। तुझसे पहले कोई यहां इस छेद के पास इतने समय रुक तक ना पाया और तूने मुझे आजाद तक करवा दिया। अब मैं तुझे मारूंगा नहीं, बल्कि तेरी मदद करूंगा, जैसा मैंने वादा किया था। फिर मैंने कहा, चलो, किसी से बदला लेना है। मैं उस नेता के बेटे से बदला चाहता था। मैं आगे बढ़ा, पीछे से ढम की आवाज आई। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो नीचे गिर चुका था। फिर उससे उठा नहीं जा रहा और उसने कहा, हाथ दो, मुझे उठना है। मैंने कहा, ये कैसा जिन्न है, हाथ क्यों दूं मैं? उसने मेरा हाथ पकड़ा, फिर खड़ा हुआ। मैंने महसूस किया उसकी एक टांग लंबी थी, एक टांग थोड़ी छोटी थी और मुड़ी हुई थी। मैंने कहा, ये कैसा जिन्न है? पूंछ वाला जिन्न देखा है मैंने, ये बड़ी छोटी टांग वाला जिन्न। उसने कहा, देखो, अब एक सच मैं बताना चाहता हूँ। अब पूरा सच नहीं बताया, झूठ नहीं बोलूंगा मैं जिन्न नहीं हूं। मैंने कहा, जिन्न नहीं हो? ये क्या बोल रहे हो? उसने कहा, मैं एक प्रेत आत्मा हूं, पास के गांव में रहा करता था। मैं खटिया बनाने का काम करता था, लोगों के घरों में खटिया बेचने का काम करता था। लेकिन थोड़ा गाली निकालने का शौक था मुझे, अच्छा लगा करता था। तो गांव में कई औरतों को कभी कभी बुरे भले शब्द बोल देता था। मुझे अच्छा लगता था, लेकिन उन्हें अच्छा नहीं लगता था। कई बार मुझे पीटा था, लेकिन एक दिन तो पीट पीट कर मार डाला। उसके बाद मेरी लाश को यहीं फेंका था। इस तरह मेरी आत्मा, ये कोई पुरानी गुफा होगी मंत्र से जुड़ी, मेरी आत्मा इसमें कैद हो गई। मुझे आज़ादी चाहिए थी और आज़ादी के लिए मैं इतना समझ चुका था, मंत्र को काटना होगा। ये है सच्चाई। और क्योंकि मेरी टांग तोड़कर मुझे मारा था, तो ऐसे ही टांग है, मैं ऐसे ही हाँ आत्मा हूँ।
मैं उसके चेहरे की तरफ देख रहा। तूने मेरे इतने दिन खराब करवा दिए। तू कोई मदद कर भी सकता है? प्रेत आत्मा? मुझे लगा था जिन्न होगा, ताकतवर। उसने कहा, तुमने मुझे आजाद करवाया है, मैं मदद करूंगा। मैंने कहा, तो चलो। मैं आगे चला, वो पीछे से ढम करके गिर गया। मैंने कहा, बे टूटी टांग वाले प्रेत, तू मेरी मदद क्या करेगा? मैं किसी तरह उसे उठाकर उस नेता के घर के पास लेकर गया था, जिसके बाद मैंने कहा था, वो लड़का उस घर के अंदर रहता है, डराओ उसे। वो गेट को पार तो कर गया, क्योंकि वो दीवारों के आर पार जा सकता था, लेकिन बार बार वो गिरता था और उठने में उसे समय लगता था। चीखने चिल्लाने की आवाजें आई थी उस घर से। मेरे मन को कुछ तसल्ली जरूर मिली, लेकिन अगले दिन जब उस नेता के बेटे ने मुझे गालियां निकाली थी ना, उसने कहा, तू जादू टोना कर रहा है। मुझे घर में भूत नजर आया, लेकिन पता नहीं कैसा बिना टांग वाला भूत था। मैंने कहा, अब देख क्या करता हूं मैं, मेरे काबू में एक जिन्न है। उसने मुझे सबके सामने पीटा। मैं आवाजें लगाता रहा, लेकिन वो प्रेत आया ही नहीं। फिर मुझे समझ में आया, वो अंधेरे में नजर आता है, वो कोई जिन्न नहीं है, वो प्रेत है। मैंने अंधेरे में बुलाया था उस नेता के बेटे को। 50 लोगों को साथ लेकर आया था, मैं अकेला था। मेरी पीठ पीछे वो आधी टांग वाला प्रेत। जब वो सब मिलकर मुझे पीट रहे थे, वो एक तरफ गिरा हुआ था और कह रहा था, हाथ दो, मुझे उठना है। मैंने कहा, तुम उठोगे नहीं? मैं उठ जाऊंगा। सब मार रहे थे मुझे, और फिर मुझे एहसास हुआ कोई फायदा नहीं हुआ उसका। वो किसी काम का नहीं है। जिस हालत में पीट पीट कर उसे मारा गया था, वो हालत ऐसी है, वो कुछ नहीं कर सकता, डरा नहीं सकता, सिर्फ बेवकूफ बना सकता है और आंखों में उंगली मार सकता है, बस। उसके बाद मैंने अपना उतारा करवाया और उसी कॉलेज में मुझे सीखना पड़ा, कभी कभी बिना ताकत के भी आपको जिंदगी जीनी पड़ती है। झूठ से ताकत को पाया नहीं जा सकता। शरीर का बल भी कभी कभी किसी काम का नहीं होता। आपको झुककर कभी कभी जिंदगी गुजारनी पड़ती है। ये मेरी ऐसी कहानी है जिससे आने वाली कई पीढ़ियों को शिक्षा मिलेगी, क्योंकि मैं हूं राधे भैया, जिसने गुंडई भी देखी है और शरीफ भी बना हूं मैं।